स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज़ों की बंगाल विजय, प्लासी का युद्ध और बक्सर की लड़ाई। आज हम तीनों टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पहले मैंने भारत में यूरोपीय कंपनी को आगमन और कर्नाटक युद्ध, जो बहुत एक डायनामिक टॉपिक है। कर्नाटक युद्ध डायनामिक टॉपिक कहने का मतलब है कि कौन किधर से युद्ध कर रहा है ये पता ही नहीं चलता है, तो लोग उसे पढ़ाते भी नहीं हैं, उसे लोग छोड़ कर के निकल जाते हैं आगे। मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया है और सारा फैक्ट को मैंने समाहित किया है उसके अंतर्गत। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज़ों की बंगाल विजय और प्लासी का युद्ध और बक्सर की लड़ाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा अंग्रेज़ों की बंगाल विजय। तो देखते हैं, यहाँ हेडिंग देख रहे हैं आप, 17वीं से 18वीं शताब्दी में बंगाल। मतलब कि आपको 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य बंगाल कैसा था, किस प्रकार का था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुग़ल काल के बारे में बात करते हैं। बंगाल मुग़ल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और सबसे अमीर प्रांत था। आप देख भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब हम भारत का मैप देखें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इधर से गंगा नदी आती है, हरिद्वार से निकलती है गंगा नदी, और इधर से आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो आगे जा कर के दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ भी रहती है दोनों की। तो उसी के क्षेत्र में बंगाल पड़ता है। तो जब इसके द्वारा जो लाई गई मृदा है और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जब लाई गई मृदा बंगाल में निक्षेपित कर दिया जाता है, इससे यह उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ तक आप समझ गए। और अमीर प्रांत था ही, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य जो था सबसे ज़्यादा राजस्व यहीं से प्राप्त करता था। कहाँ से? आपका बंगाल से ही। तो ठीक है, अब क्या देखते हैं, और इसमें वर्तमान में बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल था। देखिए, इसमें जो है कि आपका जो वर्तमान में आप देखते हैं, जो आपका बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड को भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें। तो झारखंड बिहार से अलग होकर बना है और बिहार से ही अलग होकर आपका उड़ीसा बना है 1936 में। तो हम इस प्रकार से देखें, इस प्रांत की आधिकारिक शक्तियाँ, मतलब यहाँ की शासन व्यवस्था जो था किसके हाथों में था? वो बंगाल के नवाबों के हाथ में था। तो बंगाल के नवाबों के हाथ में था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बंगाल का नवाब थे कौन। सबसे पहले तो मुर्शिद कुली खां थे। वो कैसे बंगाल के नवाब बने, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं अंग्रेज़ों को कैसे बंगाल में विजयी होता है। अब बंगाल का हम आर्थिक महत्व देखते हैं। बंगाल आर्थिक महत्व से किस किस प्रकार से था। देखिए, बंगाल अपने प्रसिद्ध वस्त्रों, रेशम, वस्त्रों में कौन सा? रेशम वस्त्र, नमक के लिए आर्थिक महत्व रखता था। बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? रेशम वस्त्र था। नमक के लिए आर्थिक महत्व रखता। बंगाल से यूरोप को निर्यात, यानी बंगाल से सामान जाती थी कहाँ? यूरोप। क्या क्या जाती थी? नमक, चावल, नील, काली मिर्च, है ना, और चीनी, रेशम, सूती वस्त्र, हस्तलिपि आदि शामिल थे। तो आपने देख लिया, बंगाल एक साम्राज्य था जो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत क्या था, ये एक प्रदेश था जो सबसे उपजाऊ था, अमीर था। इसके अंदर कौन सा राज्य शामिल था वर्तमान का, वो भी मैंने बता दिया। आर्थिक महत्व किस रूप से था। अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के लिए महत्व। आर्थिक महत्व देख लिया बंगाल में क्या था, और अंग्रेज़ों के लिए महत्व क्या था। बंगाल, भारत में बंगाल अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य था। देखिए, आपका ये यहाँ से आपका पीटी का सवाल बन सकता है कि अंग्रेज़ों के अंतर्गत आने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो आपका बंगाल था। याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत के व्यापार से बहुत लाभ कमाया।
अब बता रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस प्रांत से, किस प्रांत से, बंगाल प्रांत से व्यापार से बहुत लाभ कमाया, है ना। बंगाल के विशाल संसाधन ब्रिटिश विस्तार के वित्त पोषण के रूप में काम आए। बंगाल अंग्रेजों के लिए महत्व किस प्रकार से था, तो ये आपको लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हैं। बंगाल के विशाल संसाधन ब्रिटिश विस्तार के वित्त पोषण के रूप में काम आए। अब देखिए, भारत में जो ब्रिटिश विस्तार हुआ तो बंगाल का जो संसाधन है उसकी मदद से ही हो पाया, क्योंकि वहाँ से राजस्व मिला तो क्या हुआ कि उसका विस्तार अपने पूरे भारत में किया। किस प्रकार से किया हम उसको सब समझेंगे धीरे धीरे। एशिया से होने वाला कुल ब्रिटिश आयात में लगभग 60% बंगाल की वस्तुएं शामिल थी। बताइए पूरा एशिया में कितना कंट्री है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता भी होगा कितना कंट्री है। सभी से व्यापार जो होता था, कुल आयात वस्तु जो होता था, लगभग 60% वस्तु कहाँ से होता था, सिर्फ बंगाल से होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1690 के दशक में कलकत्ता में नींव रखी थी। 1690 के दशक में क्या रखी थी, कलकत्ता में नींव रखी थी और ब्रिटिश वाणिज्यिक उपनिवेश की स्थापना किया। अब देखिए कॉलोनिज्म क्या होता है। कॉलोनिज्म यहाँ पे उपनिवेशवाद हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में, हम आपको बताएंगे, ठीक है। उपनिवेश होता है। अब यहाँ बात हो रही है ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति देने के लिए बदले प्रतिवर्ष 3000 रुपया भुगतान करती थी। मतलब कि आपको पता है कि जब 1713 में मुग़ल बादशाह कौन बनता है, 1713 में आपका मुग़ल बादशाह बनता है फ़र्रुखसियर। तो वो 1717 में एक मिशन आता है, कौन आता है, जॉन सरमन के नेतृत्व में आता है, एक मिशन आता है। मैं कहानी बता रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट करके आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1713 में फ़र्रुखसियर बादशाह बनता है, 1719 तक रहता है। इसके कार्यकाल में एक नेतृत्व आता है जॉन सरमन के नेतृत्व में, मिशन आता है। उस मिशन में दो व्यक्ति थे, एक हैमिल्टन थे, एक सह्याद्री नाम का व्यक्ति था। सह्याद्री कौन था, वो द्विभाषा था। द्विभाषा का मतलब कि बहुत भाषा की वो जानकारी रखता था। और हैमिल्टन कौन था, एक चिकित्सक था। जब ये 1717 में आया तो मुग़ल बादशाह जो फ़र्रुखसियर था वो फोड़ा से ग्रसित था, उसकी जान भी जा सकती थी। तो हैमिल्टन ने उस फोड़ा को ऑपरेशन कर दिया और वो ठीक हो गया। इससे खुश होकर के एक फरमान जारी किया जिसे ब्रिटिश कंपनियों के लिए क्या कहा जाता है, महान मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। ये मैग्ना कार्टा कहाँ से निकल करके आया था, ये भी शब्द आपको जानने लायक है। तो मैग्ना कार्टा जो शब्द है सबसे पहली बार 1215 के आसपास में अमेरिका नहीं, ब्रिटेन के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। मैं जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मौलिक अधिकार का जो टॉपिक आएगा वो कैसे चर्चा में आया तो मैं आपको सारा कहानी में बताऊंगा। तो क्या होता है कि 1215 में वहाँ का जो राजा था बहुत निरंकुश राजा था। तो वहाँ के जनता लोगों ने क्या कर दिया, मतलब कि एक प्रकार से हड़ताल कर दिया राजा के विरुद्ध कि हम ऐसे राजा को हम नहीं रखेंगे जो हमेशा इस तरीके से व्यवहार करता है जो कि जनता को कष्ट होती है। तो अब क्या हुआ कि अब जिस प्रकार से राजा का कुछ अपने अधिकार हैं उस प्रकार से जनता के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। तो 1215 में कुछ राजा ने जनता को अधिकार दिया, तो वहाँ के लोगों, ब्रिटेन के लोगों ने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया था। तो वहीं से मैग्ना कार्टा निकल करके सामने आया था, ठीक है। मैग्ना कार्टा समझा दिया मैंने। तो अब क्या होता है कि अब फरमान जो जारी करता है कौन, फ़र्रुखसियर, उसके बदले में बंगाल में ब्रिटिश जो है 3000 रुपया मुग़ल बादशाह को देंगे और वो पूरे बंगाल में फ्री व्यापार करेंगे। एक फरमान उसी के अंतर गया क्या था कि 10,000 रुपया दीजिए, ये अलग से टॉपिक में बता रहा हूँ, 10,000 रुपया दीजिए हमें और 10,000 दे करके आप क्या करें, पूरे सूरत से व्यापार कीजिए, है ना। तो ये फरमान था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पे कि इसके विपरीत बंगाल से होने वाला कंपनी का कुल निर्यात प्रति वर्ष लगभग 50,000 पाउंड से अधिक था। देखिए 50,000 पाउंड से अधिक था।
नवाबों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष होना शुरू हो जाता है। ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार को बंगाल के नवाबों ने कड़ा विरोध किया। अब जो कह रहा है कि जो फ़र्रुख सीरत के द्वारा जो विशेषाधिकार जो दिया गया था, तो बंगाल का जो नवाब था वो क्या काम किया, कड़ा विरोध किया, क्योंकि इससे प्रांतीय के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। तो राजस्व का तो नुकसान तो होना ही था। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, ये क्या है, अंग्रेज है, ये पूरे बंगाल में पूरा फ्री व्यापार कर रहा है ना। तो इसका मतलब सिर्फ यही यहाँ व्यापारी थोड़ी कर रहा है, व्यापार थोड़ी कर रहा है, यहाँ पे बंगाल के निजी लोग भी होंगे। मान लेते हैं कि सीमा है, इस सीमा से पार करने के लिए इसे निजी व्यापारी को 50 रुपया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 50 रुपया देना पड़ता है। अब ये आया सीधे अंग्रेज़ के पास, बोला कि आप इस सीमा से मेरी वस्तु को पार करवा दीजिए और 50 रुपया का 25 रुपया आप रख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, 25 रुपये इसका बच गया, अब 25 इसका लाभ हो गया। तो अब क्या हुआ, बंगाल के राजस्व में पैसा आना कम हो गया। तो वो किस कारण से, तो ये जो फरमान जो इसे मिला था वो दुरुपयोग कर रहा था उसका। समझ में आया कि राजस्व का भारी नुकसान हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, नतीजन ब्रिटिश का वाणिज्यिक हित बंगाल सरकार के संघर्ष का मुख्य कारण बन गया। अब क्या बोला कि नतीजन क्या होता है, ब्रिटिश का वाणिज्यिक हित बंगाल सरकार से संघर्ष का मुख्य कारण बन गया। अतः अंग्रेजों को बंगाल के सिंहासन पर नवाब के रूप में एक कठपुतली की आवश्यकता महसूस हुई। देखिएगा, जैसे ही सिराजुद्दौला मतलब प्लासी का युद्ध में क्या होता है, ये देखिए अंग्रेज़ों की भूमिका पहले ही से बन रही है कि हम हटा करके हम इस नवाब को या फिर किसी नवाब को हटा करके अपने मन पसंदीदा राजा बैठा देंगे, तो उसको अपने इशारे पे हम उससे काम लेंगे और उसको हम जो बोलेंगे वो करेगा। ये पहले ही से महसूस कर रहा था ताकि वे स्वेच्छा से उन्हें व्यापार रियायतें एवं अन्य विशेषाधिकार दे सकें तथा प्रांतों में अपनी अप्रत्यक्ष लेकिन अंतिम शक्ति स्थापित कर सके। ठीक है, अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। तो हम बंगालों को अंग्रेज किस प्रकार से विजय करते हैं, तो हम उसकी भूमिका हमने देख लिया। अब हम प्लासी के युद्ध की बात करने जा रहे हैं। तो प्लासी का युद्ध समझते हुए चलिएगा कि किस प्रकार से प्लासी का युद्ध होता है और क्या क्या कारण से होता है। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई वर्ष 23 जून, याद रखेंगे 23 जून 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई थी। याद रखेंगे कि 23 जून 1757 में पश्चिम बंगाल में प्लासी के क्षेत्र में, प्लासी मतलब क्या होता है, बांस का मैदान होता है। जो घास देखते हैं, बांस जो होता है आपका, जो बांस समझ रहे हैं आप, बांस जो बिहार में तो बांस ही बोलते हैं। जैसे कि बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है, जैसे ध्वजा फहराया जाता है जैसे, है ना, तो उस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसे प्लासी का मतलब बांस का मैदान था और वो भागीरथी नदी के पूर्व में लड़े गए थे। देखिए सवाल पूछ सकता है कि किस भागीरथी के किधर पूर्व में लड़ी गई थी, याद रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक ने बंगालों के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। देखेंगे, मेरी बात गौर से यहाँ सुनेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था, ये आपका फैक्ट बन सकता है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। देखिए ये लाइन में क्या कह रहा है कि जो रॉबर्ट क्लाइव एक व्यक्ति है, ये इस समय कहाँ था, 1757 से पहले कहाँ था वो, कर्नाटक के तृतीय कर्नाटक युद्ध में व्यस्त था, मद्रास में व्यस्त था वो।
हम इसकी पृष्ठभूमि को भी देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ पहुँचता है तो सिराजुद्दौला जो है कि फ्रांसीसियों से भी थोड़ा बहुत हेल्प लेता है। तो वही कहा गया यहाँ पे कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना यानी सिराजुद्दौला जो है कि सिराजुद्दौला की मदद कौन कर रहे थे, फ्रांसीसी कर रहे थे, की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लासी की युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, हम उसी को देखते हैं, है ना। आपके लिए मैंने नोट्स बहुत बेहतरीन बनाया है। तो ये नोट्स आपको कैसा लग रहा है, इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब क्लास हम पूरे इतिहास की जब समाप्त कर देंगे तो एक पूरा हम पीडीएफ आपको लगभग 200-250 पेज का जो होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उसे प्रिंट निकलवा करके आप उसे कभी भी पढ़ सकते हैं और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मैं नोट करने कहता हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो नोट बनाता हूँ उसे आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि जब आप रिवाइज़ करेंगे मेरे पीडीएफ से तो उस पीडीएफ को और जो अपना जो नोट्स बनाया और हमारी वीडियो को एक साथ रखेंगे तो आपको वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृष्ठभूमि। किसकी पृष्ठभूमि, प्लासी के युद्ध की किस प्रकार से पृष्ठभूमि बनती है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला इस गद्दी का उत्तराधिकार बना था। मैं एक कहानी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिराजुद्दौला, गौर से सुनेंगे, सिराजुद्दौला जो है कि अब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद ये बनता है इसका उत्तराधिकार। अब ये क्या था, इससे इसके क्या रिश्ता था, नाती था, पोता था, दामाद था, बेटा था, क्या था। तो अलीवर्दी खां की 3 पुत्री थी। 3 पुत्री कौन कौन, तो एक थी घसीटी बेगम जिसकी शादी कहाँ हो रखा था, ढाका में। एक दूसरी बेटी थी आपकी कहाँ, पूर्णिया में। एक तीसरी बेटी थी पटना में। तो 3 पुत्री था, 3 पुत्री थी। तो जो पटना वाली जो पुत्री थी उसी का पुत्र है सिराजुद्दौला। एक घसीटी बेगम का शादी ढाका में हुआ है, एक का पूर्णिया में हुआ है, एक का आपका पटना में हुआ था। तो पटना में जो पुत्री है, पटना में छोटी पुत्री है, याद रखेंगे। तो छोटी पुत्री का पुत्र है कौन, अलीवर, ये आपका सिराजुद्दौला है, उसी का ये पुत्र है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका नाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलीवर्दी खां बिहार का राज्यपाल था। अलीवर्दी खां जो है कि बिहार का उपराज्यपाल था, जिसने बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां के पुत्र सरफराज खां की हत्या कर उसकी गद्दी प्राप्त किया था। अब यहाँ पे देखेंगे, गौर से सुनेंगे हमारी बातों को। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब बंगाल का नवाब सरफराज खां बनता है तो इस समय, तो पहले मैं आपको क्रम बता देना चाहूँगा कि बंगाल का जो स्थापना होता है वो आपका मुर्शिद कुली खां करता है। मैं थोड़ा सा कहानी में आपको समझा देना चाहूँगा। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां करता है और मुर्शिद कुली खां जो है कि उसके बाद उसका दामाद आता है शुजाउद्दीन, और शुजाउद्दीन के बाद आता है उसका पुत्र आता है सरफराज खां। ठीक है, ये मुर्शिद कुली खां का पुत्र नहीं है, ये शुजाउद्दीन का पुत्र है, और याद रखेंगे। तो सरफराज खां की हत्या कर देता है। क्यों हत्या करता है, यहाँ पे आप समझेंगे। इसलिए हत्या करता है क्योंकि यह जो है कि अलीवर्दी खां से हिसाब लेता है, बिहार का जो राजस्व था उसका लाभ मांगता है कि जो लाभ हो रहा है कि हमको उसका हिसाब दीजिए। तो अलीवर्दी खां कहता है ठीक है आप आइए गिरिया में। गिरिया में आता है 1739 या 40 में पहुंचता है, 40 में ही मान के चलिए, 40 में पहुंचता है और यहाँ पे सरफराज खां की हत्या कर देता है। इसे कहते हैं गिरिया के युद्ध के नाम से ये जाना जाता है, सरफराज खां की हत्या। तो गिरिया का युद्ध 2 होता है, एक 1763 में होता है, एक 1740 में हुआ है। 1763 में किसके बीच होता है, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में होता है।
और एक आपका सरफराज खान और अलीवर्दी खां के मध्य हो रहा है। मेरी बात यहाँ तक समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ था। तो बात सही है। अब सिराजुद्दौला जो है कि अब देखिए, जैसे ही ये नवाब बनता है तो नवाब बनने के बाद इसके कई प्रतिद्वंदी हो गए थे। पहली तो इसकी मौसी ही थी। दूसरा इसका कौन था, इसका आपका मुशेरा भाई शौकत जंग था जो पूर्णिया का था। तीसरा इसका सेनापति मीर जाफर था। चौथा कौन था इसका, आपका चौथा जो था इसका अवधलाल सेठ थे। पांचवा कौन था, मानिक चंद था जो प्रभारी था। छठा कौन था आपका, इसमें राय दुर्लभ था जो सैनिकों का संचालक था। तो कितना व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 लोगों इनके प्रतिद्वंदी, यानी 7 लोग का मतलब कि देखिए ना, सेनापति है पूरा सेना को कंट्रोल कर लेगा, संचालक है पूरा सेना को कंट्रोल कर लेगा, इसके पास बचा है क्या, ये भी पूरा षड्यंत्र बता देगा, ये भी पूरा बता देगा, इसके पास बचा ही क्या। तो जिन्होंने प्लासी के युद्ध में जीतने में अंग्रेजों की मदद कर दी थी। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक समझ गए। युद्ध से पहले की घटनाएं मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा कि क्या हुआ था घटना प्लासी के युद्ध में। मेरी बात समझिएगा। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है। यहाँ पे आप नोट भी कर लेंगे, अलीवर्दी खां की मृत्यु कब होती है, 1756 में। और यह मरने से पहले अपनी पुत्री, पटना का जो पुत्री थी उसका पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकार के रूप में घोषित कर दिया। जैसे ही ये बंगाल का नवाब बनता है, इसके 2 प्रतिद्वंदी सामने खड़े होते हैं। एक मुशेरा भाई शौकत जंग, दूसरी ढाका की मौसी घसीटी बेगम। ये दोनों कहते हैं कि हमें भी अपने पिताजी और अपने नाना के मतलब कि हमको भी हक है। वास्तविक बात हक तो था ही, अब ये नहीं दिया। अब क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अंग्रेज पहले ही एक कठपुतली राजा बनाना चाह रहे थे। तो अंग्रेज जब आते हैं बंगाल में तो वो कहते हैं मीर जाफ़र से कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद या फिर उसकी हत्या करने के बाद मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो अब मीर जाफ़र भी इसके प्रतिद्वंदी बन गया। मेरी बात गौर से सुनते हुए चलेंगे। और मानिक चंद प्रभारी था जो कलकत्ता अली नगर का प्रभारी था, वो भी इसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। व्यापारी जो था वो सही से व्यापार नहीं कर पा रहा था, ज़्यादा टैक्स ले रहा था, वो भी प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। अवध सेठ बैंकर था, तो वो पैसा देने में सिराजुद्दौला जब मांग करता था तो उसे तकलीफ़ होती थी, तो वो भी उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सारे लोग इसके विरुद्ध में खड़े हो गए। अब सिराजुद्दौला के पक्ष में कौन था, तो 2 व्यक्ति थे, मीर मदान और मोहनलाल। अब दोनों की सेना आमने सामने आती है प्लासी के क्षेत्र में। तो मीर जाफ़र कहता है सिराजुद्दौला से कि आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप जाइए। तो सिराजुद्दौला कहता है ठीक है, तो मैं जाता हूँ। वो चला गया और मीर जाफ़र अपने पुत्र मीरण को उसके पीछे भेज दिया और उसकी हत्या करवा दिया। और इधर मीर जाफ़र मीर मदान और मोहनलाल की हत्या कर दिया। इस प्रकार से सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और अंग्रेज़ों का विजय हो गया। तो ये कहानी मैंने आपको समझा दिया, तो आप इस कहानी को एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा ताकि ये कहानी आपको समझ में आ जाए। हम आगे बढ़ते हैं, युद्ध से पहले की घटनाएं। ठीक है, चलिए युद्ध से पहले की घटनाएं क्या थी हम उसको देखते हैं। कर्नाटक में ब्रिटिश जीतने, यानी कर्नाटक में ब्रिटिश लोग यानी अंग्रेज लोग जीत गए थे। तो सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत से पहले ही आशंकित कर दिया था। मतलब कि उसको पहले ही ऐसा लग गया था कि अब उसका अगला हमला कहाँ होने वाला है, यहाँ बंगाल पर। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापार विशेषाधिकार के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया, जिससे नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, अंग्रेजों ने भी नवाब की अनुमति के बिना
बिना कलकत्ता में किलाबंदी की, जिसने नवाब ने अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझा, और इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने कलकत्ता की ओर क्या कर दिया, कूच किया और 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बंगाल में इस समय जिसमें अंग्रेज किलाबंदी कर रहे थे, तो बंगाल में इस समय फ्रांसीसी भी थे और अंग्रेज भी थे, और दोनों आपस में क्या कर रहे थे, संघर्षरत तो थे ही पहले से, और अपने अपने किले को किलाबंदी कर रहे थे। मेरी बात गौर से सुनते हुए चलें, किलाबंदी कर रहे थे यानी अपने किला को घेर रहे थे ताकि कोई अंदर ना आ सके, और किले के ऊपर तोप लगाया जा रहा था ताकि हम फ्रांसीसियों के साथ में युद्ध अच्छे से कर सके। तो नवाब ने अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझा। बात तो सही है, मान लेते हैं कि अभी हमारे देश में कोई सीमा पे आकर के किलाबंदी करना स्टार्ट कर दे, हत्थों पे लगाना शुरुआत कर दे, तो हमारा देश की जो सरकार जो है वो क्या संप्रभुता के विरुद्ध ही ना समझेगा। तो क्या होता है कि नवाब ने उस पर हमला कर दिया। कब किया? 15 जून 1756 को। यहाँ पे डेट मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे 15 जून 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पे फोर्ट विलियम पर जैसे कब्जा करता है तो यहाँ पे 146 व्यक्ति को कैद कर लेता है, और 146 व्यक्ति को कैद कर लेता है। 14/18 के रूम में इस व्यक्ति को बंद कर देता है। तो अगले दिन जब इसे खोला जाता है, खोलने के बाद क्या होता है कि इसमें 123 लोग ही बचे थे, अर्थात मतलब कि 123 की मृत्यु हो गई थी और 23 लोग ही बचे थे। 146 में 23 लोग जिंदा बचे, 123 लोग मर गए। तो ये घटना कहलाती है काल कोठरी की घटना कहलाती है। आप दोनों समझ गए। तो मैंने क्या बताया आपको कि अंग्रेज़ों ने नवाब के अनुमति के बिना कलकत्ता की किलाबंदी की, जिसने नवाब ने अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझा। इससे क्रुद्ध होकर अंग्रेज नवाब ने कलकत्ता की ओर कूच किया और 1756 में 15 जून 1756 में कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ ही समय बाद 20 जून 1756 को सिराजदौला ने कलकत्ता की एक छोटे से काल कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर दिया, जिनमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस प्रकार 23 कैदी बचे, जिसमें हॉलवेल भी था। इस घटना की कलकत्ता के ब्लैक होल यानी काल कोठरी के रूप में जाना जाता है। ये काल कोठरी की घटना कैसे सामने आई थी? एक व्यक्ति है हॉलवेल नाम का। कौन है? हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति है। वो बताता है, एक हॉलवेल नाम का व्यक्ति है, ये इससे बताता है आपका, रॉबर्ट क्लाइव से बताता है कि सिराजदौला जो है कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस घटना ने नवाब और अंग्रेज़ों के बीच दुश्मनी के सबके सामने ला दिया। कौन सा? काल कोठरी की घटना जो घटी थी, इससे नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य क्या हो गया? दुश्मनी हो गया। अब क्या होता? अब युद्ध होता है। तो मैंने आपको कहानी पहले ही समझा दिया है, तो इसे पढ़ने में आपको और आसानी से नाम रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव का आगमन अंग्रेज़ों की बंगाल के नवाब के हाथों इस बुरी हार के बाद मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व में आया। अब क्या हो रहा है? रॉबर्ट क्लाइव का आगमन कहाँ हो रहा है? बंगाल में। अंग्रेज़ों की बंगाल के नवाब के हाथ इस बुरी हार के बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आया। अब क्या होता है कि अंग्रेज़ों को बंगाल में नवाब से हार हो गई थी। बिल्कुल सी बात है। अंग्रेज ने बंगाल, सिराजदौला ने क्या किया था? बंगाल में अंग्रेज़ों को हरा दिया था। और ये खबर पहुंचता है कहाँ? मद्रास। और मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव सेनापति के रूप में है, और यह पूरे मजबूत बल के साथ में आता है बंगाल में। और इसका साथ देने के लिए कौन आ रहा है? वाटसन, इसका मित्र है वाटसन। नोट कर लेंगे। नवाब को उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत करने के लिए भेजा गया। आ भी गया। नवाब के असंतुष्ट अनुयायियों, देखिए कौन कौन था? मीर जाफ़र और अन्य बंगाली
जनरलों की अंग्रेज़ों के साथ गठबंधन करने की रिश्वत दी गई थी। अब इसे अंग्रेज़ लोभ देते हैं कि सिराजउद्दौला को हराने में मदद कीजिए, मैं आपको अगला नवाब बना दूंगा। तो ये कहता है ठीक है। शौकत जंग को भी चाहिए था हिस्सा, और किसको चाहिए था हिस्सा, घसीटी बेगम को भी चाहिए था। सभी को अंग्रेज़ अपनी तरफ मिला लिए, और रायदुल्ला भी था जो मिला लिया अंग्रेज़ों अपनी तरफ। तो सभी को मिलाने के बाद क्या होता है, सिराजउद्दौला का रिश्तेदार मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से बंगाल की गद्दी के बदले उनकी समर्थन करने की गुप्त संधि कर ली थी। अब क्या हो रहा है, सिराजुद्दौला का रिश्तेदार मीर जाफ़र ने, यानी ये सेनापति था मीर जाफ़र, किसका सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति, अंग्रेज़ों से बंगाल की गद्दी के बदले, है ना, अंग्रेज़ों को बंगाल की गद्दी के बदले उनसे समर्थन करने के लिए गुप्त संधि कर लिया। तो नवाब बनाने की बात पहले ही कह दिया गया था ना। अब युद्ध का क्रम देखते हैं, युद्ध का क्रम क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा अब युद्ध कैसे होता है। नवाब की सेना ने प्लासी में क्लाइव की सेना का समान फ्रांसीसी सैनिकों के साथ किया था। तो वो नवाब की सेना ने प्लासी में क्लाइव की सेना का सामना फ्रांसीसी सैनिकों के साथ किया। ठीक है, नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना लगभग 3,000 सैनिक थे। हालांकि षड्यंत्रकारियों के साथ अंग्रेजों ने गुप्त गठबंधन ने युद्ध में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा मीर जाफ़र लगभग 1/3 बंगाली सेना के साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, जिसने नवाब की हार में प्रमुख योगदान दिया। मजबूर परिस्थितियों में नवाब ने अपनी सेना के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन मीर जाफ़र के बेटे मीरन ने उसे मार डाला। ठीक है, तो इस प्रकार से महत्व देखते हैं इस युद्ध का। इस युद्ध का क्या महत्व है। यह युद्ध भारत में अंग्रेज़ों के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि इससे बंगाल में अंग्रेज़ों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता की स्थापित हो गई। युद्ध की बाद स्थिति क्या होता है, हम उसे पढ़ेंगे। क्या होता है कि प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब घोषित कर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठ गया। अब प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है कि क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, और वो अब मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा। मीर जाफ़र ने पूर्व में हुए समझौते के अनुसार अंग्रेज़ों को संतुष्ट करने के लिए बंगाल के 24 परगना गांव के समूह में जमींदारी दे दी। हालांकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने में असफल रहा, जिस कारण उसे अंग्रेज़ द्वारा सिंहासन से हटाकर उसका दामाद मीर कासिम को बैठा दिया गया। अब ये 24 परगना का क्षेत्र भी दिया, इसके बदले 3 लाख रुपया भी दिया था। फिर भी अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा कम नहीं हो रही थी। उसकी लालच दिन प्रतिदिन समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। तो अब मीर कासिम का जो मीर जाफ़र का जो ज़मीर था वो जाग गया। वो अंग्रेज़ों का विरोध किया, बोला कि अब मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो अंग्रेज़ों को लगा ये तो मेरा बगावत कर रहा है। तो इसका एक दामाद है मीर कासिम, इसको हटा करके और इसे शामिल कर दिया। अब उसी कारण हम आगे देखेंगे कि बक्सर की लड़ाई कैसे होती है और किस प्रकार से होती है। तो मुझे उम्मीद है कि प्लासी का युद्ध आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बक्सर की लड़ाई। अब हम बक्सर की लड़ाई कैसे पढ़ेंगे, तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर में। बक्सर की लड़ाई वर्ष 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम के नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। क्या बात हो रही है यहाँ पे, जो बक्सर का जो लड़ाई है 1764 में लड़ता है। और देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, रॉबर्ट क्लाइव जो है 1760 में यहाँ से चला गया है। कहाँ से, भारत से चला गया है। वो पुनः आता है, कब आता है तो मैं आपको बताऊंगा।
इसी में आएगा। तो बक्सर की लड़ाई वर्ष 1764, डेट लिख लेंगे 22 अक्टूबर को, है ना, 22 अक्टूबर को लिख लेंगे डेट। 22 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और एक तरफ मीर जाफ़र और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। अब एक तरफ 3 लोगों की सेना है, अवध के नवाब का भी, मीर कासिम का भी और शाह आलम द्वितीय का भी सेना है। अब आपको यहाँ समझना होगा कि मीर कासिम का सपोर्ट क्यों किया था सुजाउद्दौला, क्योंकि सुजाउद्दौला को पता था कि अगर बंगाल में अंग्रेज विजय हो गए तो अगला टारगेट अवध ही होगा। अवध वर्तमान में उत्तर प्रदेश को हम कहते हैं। तो बंगाल उस समय बिहार भी था इसके अंतर्गत, तो बिहार के बाद कौन सा उत्तर प्रदेश है, तो समझिए बंगाल था पूरा बिहार तक। तो बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में वो लोग हमला करेंगे। तो इसीलिए उसकी शक्ति को कम करने के लिए यह मीर कासिम को मदद किया था। अब शाह आलम क्यों मदद किया था, ये भी सवाल उठता है, क्योंकि वो जानता था अंग्रेज से वो बहुत परेशान था, इसीलिए शाह आलम ने भी इसका मदद किया था। तो अब हम बात करते हैं कि अब ये कैसे युद्ध होता है। मीर कासिम अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यह अलीवर्दी खां के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था। मीर कासिम ने अपने राज्य में सुधार करने का संकल्प लिया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत 1762 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। याद रखेंगे, मुर्शिदाबाद राजधानी किसने किया था, मुर्शिदाबाद राजधानी जो है कि आपका मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने, कौन कर रहा है, आपका मीर कासिम ने कर दिया है। कब किया है, 1762 में किया है। इसने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक धन और कुशल सेना का नेतृत्व महत्व का महसूस किया। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई राजा अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, और उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए आपको कुशल सेना का होना भी चाहिए, ठीक है। मीर कासिम स्वयं को एक स्वतंत्र शासक मानता था, जो अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि वे चाहते थे कि वे उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। अब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष, तो हम देखते हैं मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष। आंतरिक सीमा शुल्क से बचने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा 1717 के फरमान के दुरुपयोग किया जा रहा था, जो फर्रुखसिया ने प्रदान किया था, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि 1717 जो फरमान जारी किया गया था उसके माध्यम से अंग्रेज निजी व्यापारियों का भी कर रहे थे, वस्तु आगे कर रहे थे, उससे पैसा ले रहे थे। तो अब मीर कासिम ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया कि पूरा बंगाल में जितना भी व्यापारी हैं सभी टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। अब उसका क्या हो गया, टैक्स जो था वो, फरमान जो था वो निरस्त हो गया, ठीक है। इसका अंग्रेज ने कड़ा विरोध किया और उनके द्वारा अन्य व्यापारियों को तरजीह देने की मांग की गई। इसको लेकर वर्ष 1763 में अंग्रेज और मीर कासिम के युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण कटवा का युद्ध मुर्शिदाबाद और गिरिया का युद्ध शूटी और अंग्रेज़ों की जीत हुई। देखिए एक बात, आप मेरी बात समझेंगे, 1763 में एक युद्ध होता है जिसे हम कटवा का युद्ध जानते हैं। क्या जानते हैं, कटवा का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कटवा का युद्ध कब हुआ है, तो 1763 में हुआ है। और गिरिया का युद्ध कब हुआ है, तो 1763 में। एक युद्ध और होता है 1764 में होता है, उदय नाला का युद्ध होता है, उदनाला का युद्ध होता है, उदनाला। तो उदनाला के, इसमें मीर कासिम हार जाता है। अब मीर कासिम यहाँ पे हार गया, तो अब वो क्या काम करेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीर कासिम जब यहाँ से हारने के बाद वो अवध भाग गया। अवध भागा तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संगठन किया ताकि अंग्रेज़ों से बंगाल को पुनः प्राप्त किया जा सके। अब युद्ध क्या होता है हम उसे समझते हैं। घटनाक्रम कब है, 22 अक्टूबर लिख लेंगे। 22 अक्टूबर 1764 में
बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने की अंतिम प्रयास में मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ने के लिए एक साथ आई। ठीक है, एक साथ आई थी युद्ध करने के लिए। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर के नवाबों और मुगल सम्राट के सेनाओं को पराजित कर दिया। मान लेते हैं कि एक तरफ त्रिगुट है, एक तरफ क्या है, त्रिगुट है। तो इधर त्रिगुट में कौन कौन, शाह आलम है, मीर कासिम है, अवध का नवाब है। तो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह है, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, और यहाँ पे क्या है आपका अवध का नवाब सुजातौला है। एक तरफ तीनों की सेना है और एक तरफ हेक्टर मुंडो अकेला है। तो ये इस पे भारी पड़ जाता है, इस पे ये इसको हरा देता है। तो अब ये कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला तो षड्यंत्र के चलते वो हार गया था, परंतु यहाँ पे कौन सा षड्यंत्र हुआ? तो अंग्रेजों ने साबित कर दिया कि वो सैनिक बलों में भी और राजनीतिक में भी वो भारतीयों से बेहतर हैं। परिणाम इसका क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है तो हमेशा देखते हैं। इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि की और अंग्रेजों द्वारा कठपुतली नवाबों के माध्यम से बंगाल पर शासन करने की परंपरा को अंत कर दिया। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? एक सवाल पूछ सकता है, तो याद रखेंगे मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र था, जो 1763 से लेकर के 1765 तक ये रहा था। इसे आप याद रखेंगे। पुनः बंगाल का नवाब बना दिया था उसे। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का पहला राज्यपाल बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव फिर आता है 1765 में, पुनः वापस आता है 1765 में, वापस आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं महत्व। प्लासी की लड़ाई विपरीत बक्सर की क्या थी, जो ब्रिटिश साजिश से जीती गई थी। बक्सर की लड़ाई एक पूर्ण युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने अपने युद्ध कौशल को प्रदर्शन किया था। इस लड़ाई के महत्व इस तथ्य में था कि न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए थे। इस जीत ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति और पूरे देश पर वर्चस्व दावेदार बना दिया था। स्वाभाविक सी बात है कि इसमें बताइए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है, 1700 आपका 59 में बेदरा का युद्ध हुआ था, 1760 में आपका बांडीवास का युद्ध हुआ था, और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। सभी में अंग्रेज जीत रहे थे और उधर कर्नाटक का युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए थे। तो अब ये जीत जो है, इस लड़ाई का महत्व, इसके साथ साथ में और भी लड़ाई वो जीता था, इसके चलते वो मुगल सम्राट में से भी पूरे भारत पर ये क्या करता, वर्चस्व बना लिया था, पूरे देश पे ये वर्चस्व बना लिया था। ये जीत, ये सब जगह जीत रहे थे, मनोबल, इसको मनोबल बढ़ रहा था, है ना। तो आगे बात करते हैं, युद्ध के बाद स्थिति क्या होता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। इस युद्ध के बाद 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया था। याद रखेंगे, वह अपनी सेना के रखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव जिलों को अंग्रेजों को सौंपने हेतु सहमत हो गया। अंग्रेजों को नमक पर 2% शुल्क को छोड़कर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीर जाफर की वर्ष 1765 में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। हालांकि प्रशासन की वास्तविक शक्ति अभी भी अंग्रेज के पास थी। नजमुद्दौला ने कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत उसे प्रति वर्ष 33 लाख रुपये का पेंशन भोगी बना दिया गया। यह राशि प्रत्येक नए उत्तराधिकारी के साथ कम होती गई। बताइए, नजमुद्दौला के बाद कौन आता है? सैफुद्दौला। सैफुद्दौला के बाद कौन आता है? आप जो कमेंट में जरूर करके बताइएगा, कौन है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना।
इस पेंशन को 1772 में अंग्रेजों ने पूरी तरह समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रत्यक्ष प्रभार अपने नियंत्रण में ले लिया। अब इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। 2 संधि होती है, इलाहाबाद की संधि है ना, एक अवध के नवाब के साथ में होता है, एक शाह आलम के साथ में होता है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि ने वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां संपन्न हुई। अवध के नवाब के साथ में कब होता है? 16 अगस्त, याद रखेंगे डेट को, 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब के साथ में 65 में इस संधि होती है। क्या होता है संधि? इस संधि के अंतर्गत नवाब ने इलाहाबाद की कड़ा का क्षेत्र और मुगल शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। मतलब कह रहा है कि अवध के जो नवाब जो थे, अवध नवाब जो अब अंतर्गत इस संधि के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, मतलब नवाब जो था, अवध का जो नवाब था, अंग्रेज क्या काम किए कि इलाहाबाद ले लिया और कड़ा का क्षेत्र ले लिया, और ये दोनों लेकर के क्षेत्र इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मुगल सम्राट को दे दिया। अंग्रेज देखिए बहुत चालाकी से गेम खेला था यहाँ पे, ठीक है। कंपनी को युद्ध में क्षतिपूर्ति रुपया 50 लाख, और क्या किया, अवध के नवाब से 50 लाख रुपया भी लिया। बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति को पूरा कब्जा दे दिया गया। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि, अब ये कब होता है? तो ये होता है 12 अगस्त 1765 को होता है। डेट याद रखेंगे, पहले यही संधि होती है, उसके बाद 16 अगस्त की संधि होती है अवध के नवाब के साथ में। अब इसमें क्या होता है, अब इसे भी देख लेते हैं। इसमें होता है कि बादशाह को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। अब बादशाह को कंपनी के संरक्षण में रहने के लिए कहा गया था। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा को दीवानी दे दी थी। मुगल सम्राट द्वारा उक्त प्रांतों के निजामत कार्य जैसे सैन्य रक्षा, पुलिस, न्याय प्रशासन आदि के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपया राशि दी जानी थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक में क्या होता है कि ये नोट में हम बता रहे हैं, कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था 1740 से 48, 1749 से 53, 1758 से 63, ये 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर की लड़ाई 1764। ये महत्व में प्रमुख अंतर है। क्या क्या अंतर है तो हम उसको देख लेते हैं। अब देखिए, कर्नाटक युद्धों ने, यहाँ बोल रहा है कर्नाटक युद्धों ने भारत के व्यापार में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित कर। कर्नाटक का जो युद्ध था, सवाल पूछ सकता है आपसे कि अंग्रेजों को भारत के व्यापार में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित कर दिया किस युद्ध के बाद? तो कर्नाटक युद्ध, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कर्नाटक युद्ध के बाद प्लासी की लड़ाई ने क्यों यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी के प्रतिद्वंदी थे, इसे तो हरा दिया ना, तो पूरे व्यापार पर कब्जे कर लिया ये 1760 में हरा। ठीक, याद रखेंगे। प्लासी की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कहाँ से रखी गई थी? प्लासी की लड़ाई के बाद ही रखी गई थी। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्वामी में अंग्रेजों को स्वामित्व स्थापित किया तथा उन्हें उत्तरी भारत की एक महान शक्ति एवं पूरे देश पर वर्चस्व का दावेदार बना दिया। तो ठीक है, मैंने मुगल में बंगाल का स्थिति देख लिया, प्लासी का युद्ध भी देख लिया, और हमने क्या देखा? हमने ये भी देखा कि बक्सर की लड़ाई कैसे होती है। और आपके लिए एक बेहतर नोट्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स मैंने बनाया है आपके लिए। तो अगला हम कल देखेंगे मैसूर युद्ध, हम देखेंगे मैसूर युद्ध। से पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक मेंशन कर दूंगा, जिसे द्वैध शासन के नाम से जानते हैं, उसके थोड़ा सा 5 मिनट में उस पर चर्चा कर दूंगा, फिर उसके बाद अगले मैसूर युद्ध की हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना देखिए, उसके बाद कल हम आपको फिर लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू।
बाय।